झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती के अवसर पर यह जो एक बहुत ही विचारोत्तेजक परिचर्चा आयोजित करने की हम लोगों की कल्पना थी, उसमें मंच पर सभापतित्व कर रहे माननीय राम कुमार जी, पुष्पलता जी, श्याम जी, डॉक्टर कंचन जी, पांडे जी, सभागार में उपस्थित वरिष्ठ कर्मचारी नेता सतीश पांडे जी, एचएन पांडे जी, सरजू त्रिवेदी जी, राम साहब वर्मा जी, श्रीचंद जी, राजेंद्र पांडे जी, कमलेश जी, मधुबाला श्रीवास्तव जी और सभी उपस्थित बहनों और भाई। मुझे मालूम है कि आज विश्व कप है और मुझे यह भी मालूम है कि विश्व कप में भारत जीतने वाला है। हम सबकी यही आकांक्षा भी। यह कार्यक्रम 1 बजे समाप्त हो रहा है। मेरी प्रार्थना यह है कि इस कार्यक्रम में 1 बजे तक 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तब तक आप उपस्थित रहें। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का नाम ही अपने आप में सोचे को जगह देने का काम है और झांसी की रानी ने सारा देश को, पूरे देश को जगाने का काम उन्होंने किया। अगर उनके जीवन वृत्त को देखें तो उसको 3 टुकड़े में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला टुकड़ा मणिकर्ण का था, दूसरा टुकड़ा छबीली का और तीसरा अंश महारानी लक्ष्मी। मणिकर्ण का एक घाट का नाम है काशी। मुझे नहीं मालूम है यहाँ बैठे हुए कितने लोगों ने झांसी की रानी की जन्मभूमि के दर्शन किए। मैं प्रारंभ से ही तब से दर्शन करता रहा जब वहां एक कोठरी थी और उस कोठरी पर कोयले से लिखा हुआ था झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म यही हुआ। ओम प्रकाश सिंह जी मेरे सहयोगी रहे हैं, संघ में मिनिस्टर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। उनके प्रयास से वहां स्मारक बना। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास जहां पर 80 और भागीरथी का मां गंगा का संगम होता है, 80 नदी जहां पर मिलती है, वह घाट है मणिकर्ण का घाट। और एक छोटी सी कोठरी में, क्योंकि वही जन्म हुआ था बच्ची का, तो मोरोपंत तांबे ने उसका नाम रखा मणिकर्ण। प्यार से उसको मनु बुलाते थे। इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें, क्या अनायास उसको लोग छबीली कहते थे। क्या छवि है इसकी, छबीली कहते थे। 4 साल की उम्र में मां नहीं रही। मणिकर्ण का नाम तो कभी समाप्त हो। मोरोपंत तांबे बिठूरा। बाजीराव पेशवा द्वितीय को अंग्रेजों ने 17 से निष्कासित कर दिया और बिठूर में उनको पेंशन देकर रखा हुआ। नाना साहब पेशवा द्वितीय भी उनके दत्तक पुत्र थे। मणिकर्ण का वही आगे, मनु वही आगे, और जैसा नाना साहब पेशवा करते थे वैसे ही वो करते थे। उनसे घोड़ा चुटकियों में छीन लेती थी, हाथी की सवारी को लेकर जिद कर देती थी। वह जैसे कपड़े पहनते थे वैसे ही कपड़े पहनते थे। वह जैसे अस्त्र शस्त्र चलाते थे वैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाने की जिद करते थे। ऐसा व्यक्तित्व था। इसी दौरान एक ज्योतिषी आया झांसी से। वह राज दरबार का ज्योतिषी था। गंगाधर राव की पत्नी मर चुकी थी। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। और उस ज्योतिषी ने जब देखा एक लड़की पुरुषों का वेश धारण किए है, इस प्रकार से हट कर रही है, हर बात पर कान काट रही है नाना साहब पेशवा, तो स्वभावतः उन्होंने पूछा कि लड़की कौन है। तो बाजीराव पेशवा द्वितीय ने कहा कि हमारे पुरोहित मोरोपंत की बेटी है। उसने कहा यह सामान्य नहीं, इसकी कुंडली मैं देखना चाहता हूं। और जब उस ज्योतिषी ने कुंडली देखा तो उसने उसी समय निर्णय ले लिया कि इसको झांसी की रानी बनना।
और आगे झांसी की रानी वो बनी, उसी से वह बात शुरुआत। इन बातों में मैं अपना समय ज्यादा नहीं लगाना चाहता। हमारे इस प्रसंग को स्मरण करने के लिए इकट्ठा हुए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इतिहास में इसको बड़े विकृत ढंग से, बड़े भोले ढंग से लिखा गया है, झांसी नहीं देगा। अरे आपको मैं बताना चाहता हूं, लक्ष्मीबाई को न केवल हिंदी आती थी, बहुत उत्कृष्ट और बड़ी प्रकांड विद्वान थी वो हिंदी, और तो बहुत कम समय में बुंदेलखंडी उन्होंने सीख लिया था। और बुंदेलखंड के जितने लोग थे उनके सबके साथ वह बुंदेलखंडी में ही वार्तालाप किया करते थे। विलक्षण थी। अभी बैकग्राउंड में कविता चल रही है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम उनका जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हो गए। अतिशयोक्ति नहीं होगी, वह साक्षात दुर्गा का अवतार थी महारानी लक्ष्मीबाई, साक्षात दुर्गा। उन्होंने साफ हिंदी में कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनको बहुत साफ हिंदी आती, बहुत अच्छी हिंदी आती। डलहौजी का वह नियम सबको मालूम कि जब तक पुत्र के हाथ में सत्ता नहीं, उसकी व्याख्या में जाने की जरूरत नहीं। यह अलग बात है कि उसके बाद कैनिंग आया और कैनिंग ने इसको वापस ले लिया। लेकिन यह भ्रम मैं लोगों का दूर करना चाहता हूं कि अगर लोग समझते हैं कि यह कोई राजा रजवाड़ों की लड़ाई, यह कोई म्यूटिनी थी, पुलिस का कोई विद्रोह था, नहीं। रानी कहा करती थी यह स्वराज्य का आंदोलन, वह स्वतंत्रता की बजाय स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल करती थी। मैं समझता हूं स्वराज्य शब्द, क्यों विजय जी, स्वतंत्रता से बेहतर है स्वराज्य शब्द। अपना राज्य, वह स्वराज्य की बात करती थी और उसके कारण बताती थी। लॉर्ड बेकन ने उसकी व्याख्या किया है। उसने कहा है कि यह क्रांति की परिस्थितियां 5 कारणों से उपस्थित होती। अंग्रेजों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यह जो छावनियां थी, इन छावनियों में पादरी बुलाए जाते थे, जो कर्नल थे, एडजुटेंट थे छावनियों की, वह पादरी का काम कर रहे थे, लोगों को ईसाई बनाना। वह कारतूस में चर्बी वाली बात सबको पता है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, या सभी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यह एक बड़ा कारण बना था। कानूनों में मनमाने परिवर्तन, जब जो कानून चाहे, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनकी हुकूमत चलती थी। राजे रजवाड़ों का जो राजा थे जगह जगह के, उनका राज्याभिषेक होता था। तब कलकत्ता थी लोगों की राजधानी कोलकाता, तो कोलकाता से बुलाया जाता था लाट साहब, या उनसे परमिशन ली जाती थी। उनसे बिना परमिशन के किसी का राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। कानूनों में मनमाने परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन डलहौजी ने किया था, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, कि जब तक पुत्र अधिकारी नहीं होगा राज्य का, इस तरीके से राज्य छीनने की कोशिश, राज्य छीनने की साजिश, अयोग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाया। उनकी योग्यता क्या थी? चटपारी थी। पूरे टाइम अंग्रेजों ने यही किया। राय बहादुर कौन होते थे? चाटुकार होते थे। जो जितना बड़ा राय बहादुर होता था, वो उतना बड़ा तलुआ चाट होता था। इस बात को समझ लिया। अयोग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाना, सिपाहियों की छटनी, मूल निवासियों का अपमान, सिपाहियों की छटनी, जो भी बोलता था। अभी विजय त्रिपाठी जी जब काव्य पाठ कर रहे थे, उन्होंने चर्चा किया मंगल पांडे, उनकी पूरी पलटन भंग कर दी गई, पूरी पलटन भंग कर दी। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जब यह होता था, किसी विद्रोही का नाम लिया जाता था तो कहा जाता कि वो पंडी है, पंडी। पांडे को पंडी कहते थे, यानी बगावत करने वाले का नाम ही पांडे हो गया कि हु इज दैट, ही इज पंडी, पकड़ लो उसको, पंडी है। तो सिपाहियों की छट,
लेकिन सबसे बड़ा कारण, पांचवा कारण, इन कारणों में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। आम जनता का आंदोलन था, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। और रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, नाना साहब पेशवा, बहादुर शाह जफर को चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। पूर्ण सम्मान है मेरे मन में उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व प्रदान करने की सहमति दी थी, राजीनामा दिया था। लेकिन इन लोगों ने मिलकर, रानी लक्ष्मीबाई ने और इन्होंने मिलकर एक घोषणा पत्र बनाया था। जैसे घोषणा पत्र अभी चुनाव होते हैं, चुनाव में घोषणा पत्र होता है, ऐसे उन्होंने घोषणा पत्र, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र बनाया था। और स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में पहली बात क्या थी? जुलाहों का रोजगार चला गया, दर्जियों का रोजगार चला गया, मोचियों का रोजगार चला गया, लोहार का रोजगार चला गया, मिस्त्रियों का रोजगार चला गया, ठठेरों का रोजगार चला गया। ये सब क्यों चला गया? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे माल बाहर से लाने लगी, अपने माल उसने यहाँ पानी शुरू कर दिए और यहाँ का कच्चा माल मुफ्त में उठाने लगे, कौड़ियों के मुफ्त उठाने लगे। तो दस्तकार जो है, मैं यही आपको बताना चाहता हूं इस समय कि यह राजा महाराजाओं का और सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यह आम जनता था। मैं यह भी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर यह विद्रोह आम जनता का नहीं था तो लगभग 20 लाख लोगों को चौराहों पर पेड़ों से लटका के फांसी में के फंदे में क्यों लटकाया? वह न राजा थे, न महाराजा थे, न सिपाही थे, वह आम जन थे। यह गदर नहीं था, यह विद्रोह था आम जनता। और मैं आज स्मरण करना चाहता हूं और हमेशा स्मरण करता हूं वीर विनायक राव दामोदर राव सावरकर। अगर सावरकर न रहे होते तो शायद दुनिया को यही ना पता चलता, हमको तो नहीं पता चलता कि 1857 का यह जिसको गदर कहा जा रहा था वह स्वतंत्रता संग्राम था। यह सावरकर ने कर और सावरकर की वह पुस्तक छपने के पहले जब्त कर दी गई। जानते हैं उस पुस्तक का 1915 में क्या मूल्य था? कोई कल्पना है? 300 रुपए की एक किताब थी 1915। आज की तारीख में 30,000 रुपए या 3 लाख रुपए आई कैन नॉट से। तो ये वीर सावरकर थे जिन्होंने यह बताया, वीर सावरकर, कि यह स्वतंत्रता का आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था। और सावरकर की घोषणा के बाद क्या स्वतंत्रता संग्राम था, आज हम लोग इसको मानते हैं। मैं उसी की व्याख्या आपके सामने कर रहा हूं। क्या मांग थी, क्या घोषणा पत्र था? 1,32,000 सेना सैनिक थे उस समय देश में, पूरे देश में 1,32,000 सैनिक थे। 2,26,000 के करीब उसमें अफसर थे। एक भी अफसर भारतीय नहीं, सब अफसर अंग्रेज थे, कोई अफसर भारतीय नहीं। भारतीय अफसर बन ही नहीं सकते। इनके घोषणा पत्र में था, रानी के घोषणा पत्र में, कि रोजगार दिया जाएगा, भारतीयों को समान अवसर दिए जाए, समान अवसर। यह समान अवसर कालांतर में भी नहीं दिए गए। अभी चर्चा किया, दोनों आमों की चर्चा किया, विजय त्रिपाठी जी ने, सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस में 4था स्थान, यह समान अवसर नहीं था। दरअसल उनका 4था स्थान नहीं था, यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आईसीएस की परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने टॉप किया था। शुरू के 3 स्थान रिजर्व थे अंग्रेजों के, इसको जान लीजिए, रिजर्व थे अंग्रेज। आप तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर समान अवसर दिया गया होता तो आज हम ये न पढ़ते कि सुभाष बाबू का चौथा स्थान था, हम पढ़ते उनका पहला स्थान था, सुभाष बाबू। तो इसे समान अवसर नौकरियों में दी। जो दस्तकार है, दस्तकारों का जो रोजगार है उसको पुनर्स्थापित किया जाए, मेक इन इंडिया। यह नारा उस समय में था और यह नारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यह नारा दिया था।
मैं समझता हूँ उस समय की मोबाइल उठाने का टाइम देखता हूँ, मैं खत्म हो गया ओके ठीक है 10 मिनट में खत्म होता। तो झांसी की रानी वह अधूरी थी स्वतंत्रता की। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों ने यह व्यूह रचना की और झांसी एक बार उनसे छीन लिया, लेकिन फिर उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया। यह लड़ाई अगर आप देखें तो यह केवल स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था, इसके राजनीतिक मायने भी थे, इसके आर्थिक मायने भी थे और इसके सांस्कृतिक मायने भी थे। नाना साहब पेशवा और लक्ष्मीबाई ने क्या तय किया था? छावनियों में क्या बांटा जाता था? छावनियों में केवल 2 चीज बांटी जाती थी। एक कमल का फूल बांटा जाता था जो सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रतीक था, और दूसरा रोटी दी जाती थी जो आर्थिक उसका प्रतीक था। एक गांव से दूसरे गांव तक रोटी पहुंचाई जाती थी, रोटी खा लेते थे लोग, तीसरे गांव में रोटी जाती थी। अंग्रेजों को भनक नहीं पड़ी इसकी। नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजों से कहा, जहां जाते थे वहां के डीएम से कहते थे, नाना साहब पेशवा वहां के डीएम से वो कहते थे आपकी छावनियों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और इतने में वो गिलहरी हो जाता था मूल, और वो कहते थे हम आपकी छावनी देखना चाहते हैं, और वो उनको अलाउ कर देता था। और छावनियों में स्वतंत्रता का ये मंत्र, कमल का फूल और रोटी। तो मैंने कहा इसके राजनीतिक मायने केवल नहीं थे कि भारत में अपनी सत्ता होनी चाहिए ये खड़े होने में। अब उनके अंतिम समय का वर्णन करके मैं अपनी बात से समाप्त करूं। झांसी के किले में जब उनको छोड़ना पड़ा था, वहां भी गद्दारी के कारण से छोड़ना पड़ा था। तो झांसी का किला छोड़ने के बाद उनकी सेना कालपी चली। और आज एक और खास बात लिखी हुई है आज के कार्यक्रम में, वह लिखी हुई है महिला सशक्तिकरण, और बड़ी संख्या में बहनें यहां पर आई। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अभी विवाद चल रहा है कि भारत की सेना में रेगुलर उनको रैंक दिया जाए न दिया जाए, क्या किया जाए क्या न किया जाए। अभी क्या है 2023, और मैं बात कर रहा हूं 1857 की। और उनकी सेना में कितने कर्नल, कितने लेफ्टिनेंट, कितने सरदार महिलाएं थी, कल्पना है आपको? 7 ऐसे नाम है जो नाम सब लोग जानते हैं। जब उनका विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद गई थी तो 3 लड़कियां उनके पास आई। एक का नाम मुंदर था, एक का नाम सुंदर था, एक का नाम काशीबाई था, और कहा गया कि ये तीनों दासियां हैं। रानी ने कहा कि ये मेरी सहेली है, ये दासियां हैं। उनको सबको गले लगा लिया और उनको सबको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना शुरू कर दिया। तो मुंदर भी, सुंदर भी, काशीबाई ये लेफ्टिनेंट थी, उनकी सरकार थी उनके रेजिमेंट में, उनके बटालियन में। इसके अलावा बहुत गरीब और वैसे तबके की एक दुर्गाबाई थी और एक जूहीबाई थी। और बड़ा बलिदान इन लोगों ने किया है, सामान्य बलिदान नहीं किया है, उतना समय नहीं अभी बता देते। एक मोतीबाई थी। मोतीबाई एक बार ग्वालियर में, केवल प्रसंगवश आपको बता रहा हूं, ग्वालियर में वो नाच रही थी, नाचने वाली ग्वालियर में वो नाच रही थी, तो उसके ऊपर जो सिपाही थे वो पैसों की बरसात कर रहे थे कि तुम लोग किसके नाम पर, अंग्रेजों के कि राजा के? उन लोगों का हम अंग्रेजों के नाम पर। मोतीबाई ने वो सारे पैसे उठा के उन लोगों के मुंह पर मारे। उसका अंग्रेजों के। दुर्गाबाई, और एक नाम जो सब लोग जानते हैं, झलकर। तो यह 7 नाम तो मैंने ही बताया। ये तोपची थी, ये सब सुंदर, मुंदर, काशीबाई, जूही, मोतीबाई, दुर्गाबाई। एक एक जगह पर तोप का कंट्रोल इन लोगों के पास था।
और एक एक करके सब मारे। जब कालपी से तत्ता टोपे सेना लेके झांसी आए, उस समय वहां पर रोज आ गया था, जनरल रोज। तो काशीबाई उस लड़ाई में मारी गई थी, सामने आके लड़ती थी, फ्रंट पर लड़ा करती थी। आज हम महिला रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, विजय जी ने नाम दिया था, बार बार वह नाम आता आएगा ही। सुभाष चंद्र बोस ने भी महिला रेजिमेंट बनाया था, और मालूम उनकी महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इन्हीं के नाम पर रेजिमेंट का नाम। तो काशीबाई वहां पर मारी गई। सुंदर जो है झांसी पर जब कब्जा करने के लिए आ रहे थे, एक गद्दार था, बहुत समय नहीं लूंगा, उसने फाटक खोल दिया था, दरवाजा खोल दिया। उस लड़ाई में तोपखाने के पास सुंदर मारी गई। दुर्गाबाई मारी गई झांसी की लड़ाई। जूही ग्वालियर की लड़ाई में मारी। जब कालपी में निकल गई रानी, कालपी निकल गई, तो वहां राव साहब थे, तात्या टोपे थे। राव साहब मतलब नाना साहब पेशवा के भाई राव साहब। कोई मेरे मन में अवमानना नहीं है, लेकिन राव साहब के जीवन का अगर कोई सबसे उज्जवल पक्ष है, राव साहब को सम्मान के साथ अगर आज हम याद कर रहे हैं, तो उनके जीवन का एक ही पक्ष सबसे उज्जवल है कि 1858 में अंग्रेजों ने उनको बिठूर में लाके फांसी दिया। अदरवाइज वह जरा सा भी अगर रानी की बात मानते तो ग्वालियर ही ना हारते हम, देश का इतिहास कुछ और होता, उल्लास रंग में व्यस्त हो गए। तो यह सब मैं आपको कह रहा था महिला सशक्तिकरण के नाम पर। फिर कालपी से काफी विचार विमर्श हो, जब वो अवध की ओर आ जाए, अवध में लड़े आके, लेकिन अवध की ओर आने से रानी ने मना किया। उनका अवध में अंग्रेजों की बहुत बड़ी पलटन, बहुत ज्यादा अंग्रेज वहां पर अवध में आ गए, वहां जाना ठीक नहीं। तो फिर ये हुआ दक्षिण की ओर जाएगा, और दक्षिण की ओर जाने के लिए एकमात्र जगह ग्वालियर थी। आपको मालूम है, जब रानी ने ग्वालियर पर हमला किया तो जियाजीराव सिंधिया ने क्या किया? वो उल्टे पैर भागा और उसने अंग्रेजों के पास जाके आगरा में जाके शरण ले लिया। यह इतिहास अपने आप में इसकी बड़ी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन एक व्याख्या बहुत साधारण है कि दक्षिण भारत में हैदराबाद का निजाम और उत्तरी भारत में ग्वालियर का सिंधिया। अगर ये अंग्रेजों के चाटुकार ना होते, अगर ये गद्दारी ना करते, तो 1857 में भारत स्वतंत्र हो गया होता। इन गद्दारों के कारण 90 साल बाद मिले। मैं बिल्कुल अंत में आवाज, जब जनरल रोज ने, जनरल स्टुअर्ट ने, जनरल स्मिथ ने ग्वालियर के किले को घेर लिया चारों ओर, उसके पहले बाबा गंगादास की कुटिया झांसी की रानी देख रही थी। बाबा गंगादास की कुटिया में मुंदर के साथ कई बार गई थी। अभी तक आपको बता दूं, सब लोग मारे गए थे, इनके जितने ये लेफ्टिनेंट थे, मोतीबाई, झरकारी बाई, दुर्गाबाई, जूहीबाई, काशीबाई, सुंदर, सब मारे गए। केवल मुंदर बची थी। तो मुंदर के साथ वो बाबा गंगादास की कुटिया में कई बार जा चुके, और उन्होंने ये तय कर लिया था मनी में कि अगर अंत आएगा तो मैं बाबा गंगादास की कुटिया में जाऊंगा और यहीं पर मेरी चिता बनेगी। ये प्री प्लान्ड था, कोटा की सराय में है बाबा गंगादास की कुटिया। ये सब उन्होंने तय कर रखा था। और जब स्टुअर्ट ने उनको घेर लिया और जब वह भागे, तो उसमें उनके साथ केवल 4 घोड़सवार थे, केवल 4। अंत में जो 4 लोग थे रानी झांसी के पास, उनके नाम जानिए। रामचंद्र देशमुख एक नाम था, दूसरा नाम गुल मोहम्मद। ये गुल मोहम्मद कौन था? गुल मोहम्मद एक अफगान था, अफगानिस्तान से आया था, एक लुटेरा था जिसको झांसी की रानी ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। और गुल मोहम्मद जैसे बोला करते हैं अफगानी लोग, पठान लोग, उसी अंदाज में बोलता था, हमको मर जाना है इस देश के लिए, हमको रानी के लिए सेक्रीफाइस कर देना है, कुर्बान हो जाना है रानी के लिए। गुल मोहम्मद। तीसरे एक रघुनाथ सिंह थे, राजा रघुनाथ सिंह थे, और चौथी मुंदर थी, जो मैंने आपको बताया। 4
रानी पर पीछे से किसी ने संगीन से हमला किया और संगीन उनको सीने के पास से चीरती हुई आर उन्होंने उसको निकाल के बाएं हाथ से फेंक दिया। उसके बावजूद वो विचलित रहे। तब तक एक अंग्रेज ने गोली चलाया तो उनके बाईं ओर उनको गोली लगा। उस खून को भी उन्होंने अपने हाथ से दबाया, लथपथ खून से हो चुका। फिर मुंदर पर किसी ने हमला कर दिया और फिर मुंदर को जिसने मारा उसको पलट के रानी लक्ष्मीबाई ने, हाँ यह तो मैं बताना ही भूल गया, वह संभवतः तो इतिहास में अकेली थी जो दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ी। घोड़े की लगाम अपने दांत में दबा लेती थी, घोड़े की लगाम अपने दांत में दबा लेती थी और दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ रहे। अंग्रेज यही देख के परेशान थे कि दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ रहे। मुंदर के हत्यारे को उन्होंने दाहिने हाथ की तलवार से मारा, उसका सर भूल उठी, वह दूसरी ओर गया। तो रानी के पास अब केवल रामचंद्र देशमुख बचे थे और गुल मोहम्मद। रामचंद्र देशमुख को उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनके पास दामोदर राव नहीं था। रामचंद्र देशमुख को उन्होंने कहा कि अब अंतिम समय आ रहा, तुम दामोदर राव को अपने साथ कर। दामोदर राव उनका दत्तक पुत्र था, उसको उसके साथ कर। इसी दौरान किसी ने, एक अंग्रेज ने रानी के ऊपर कटार से हमला किया, बिल्कुल सर उनका बीच से फट गया। एक आंख उनकी कट के लटक गई रानी की। इस अवस्था में वो लड़ रही थी और जिसने उनके ऊपर कटार से हमला किया था, बाएं हाथ की तलवार घुमाया उन्होंने, उसका सर भी भूलुंठित हो गया, वो भी जमीन पर गिरा। जब रानी का अंत आया, इस बात को गौर से सुन लीजिए, मैं अपनी बात विराम करूंगा। जब रानी का अंत आया है तो एक भी अंग्रेज सिपाही उनके पास नहीं था, वह सबको मार चुकी थी, सबको मार चुकी। लेकिन घोड़े से गिर गई। वह ग्वालियर की रियासत का अड़ियल घोड़ा था जो जानबूझ के उनको दिया था गद्दारों ने। अगर वो घोड़ा नाला पार कर लेता तो बात ही क्या थी, चेतक है तो पार कर लिया, लेकिन वो घोड़ा ना अड़ गया। रानी का बलिदान। उस समय उनके पास रघुनाथ सिंह थे और गुल मोहम्मद थे। उन्होंने रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद को कहा, बाबा गंगादास थे, कहा बाबा गंगादास की कुटिया में यहीं पर चिता सजा के अंग्रेज हमारे शरीर को न छूने पाए। यह तीन लोग थे, बाबा गंगादास, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद। और अंतिम शब्द जो रानी ने कहे अपने मुंह से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह अंतिम शब्द। और उसके बाद उनके पैरों का अंत हुआ। लेकिन रानी मरी नहीं थी। वीर सावरकर ने जो कहा है, बस उन्हीं लाइनों को दोहराऊंगा आपके सामने। रानी में सारे गुण एकत्र थे। ऐसी संगठन कुशलता कम पाई जाती है। युद्ध कला में वे प्रवीण थी। यह भाग्य इंग्लैंड के हिस्से में कभी नहीं था। इटली की राज्य क्रांति अपने वैभव काल में भी लक्ष्मीबाई जैसा कोई पैदा नहीं कर पाया। 1857 में मातृभूमि के हृदय में जो ज्योति प्रज्वलित हुई, उसने आगे चलकर महाविस्फोट कर दिया। मेरठ से उठी चिंगारी पूरे देश में बारूद का भंडार बन गई। यह ज्वालामुखी का विस्फोट था। किंतु यही लाले सावरकर की सुनिएगा, किंतु बाबा गंगादास की कुटिया में जो चिता जली थी, उस चिता की ज्वाला 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे तेजस्वी ज्वाला थी। इन्हीं शब्दों के साथ झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को प्रणाम करता हुआ, उनको नमन करता हुआ, आप सबका धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और मैं चाहूंगा कि रानी झांसी जिंदाबाद, रानी झांसी अमर रहे के नारे लगाएंगे आप लोग। महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे मातरम।